चलिए हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोग क्या समझने की बात की, सेंटेंस के एलिमेंट्स को समझने की बात किए थे, है ना। अब हम लोग चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की बात कर रहे हैं तो हम लोग कल इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों को सेंटेंस को समझना है। किसको समझना है? सेंटेंस को। तो सेंटेंस के एलिमेंट्स को तो हम लोग समझ लिए। अब सेंटेंस को समझने के लिए हम लोगों को टेंस जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? टेंस। तो टेंस के मदद से हम लोग सेंटेंस की बात करेंगे कि किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है ना। तो अब देखेंगे हम लोगों को सेंटेंस में सीखना क्या है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस की ही मदद से हमारा भाषा बनेगा, लैंग्वेज बनेगा, ठीक है। तो सेंटेंस के मदद से अगर हम लोगों का भाषा बनेगा तो हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को बोलते हैं या लिखते हैं तो किसी के बारे में बोलेंगे, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके बारे में बात क्या करेंगे? या तो हम लोग उसके एक्शन की बात करेंगे, यानी हम उस व्यक्ति वस्तु के काम की बात करेंगे, या तो उस व्यक्ति या वस्तु के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, है ना। या तो हम उसके काम की बात करेंगे या तो हम उसके अस्तित्व की बात करेंगे। समझ पा रहे? तो सेंटेंस में हम लोग किसी भी व्यक्ति वस्तु के काम की बात करते हैं या तो अस्तित्व की बात करते हैं। ये चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो ये जो एक्शन की बात है या एग्जिस्टेंस की बात है, इनको सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग टेंस का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? टेंस। टेंस के मदद से हम लोग सेंटेंसेस को जानेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें टेंस की, तो टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। क्या? समय। तो देखेंगे अगर हम लोग बात करें तो टाइम दिखाई दे रहा है और टेंस दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी हम लोग ये सुनते हैं कि टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। अगर दोनों एक ही चीज़ है तो टाइम एंड टेंस क्यों बोला जाता है? और अगर दोनों अलग अलग चीज़ है तो दोनों का क्या मतलब है? अगर अलग अलग चीज़ है तो उसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सवाल है कि टेंस की बात अगर करें तो टेंस कितने होते हैं? 3। तो देखेंगे टेंस के बारे में जनरली जो आंसर आता है वो यही आता है कि टेंस 3 होते हैं। कौन कौन सा? हाँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम लोग बात करें टेंस की, तो जब भी ये सवाल किया जाता है कि टेंस कितने होते हैं तो लोग बोलते हैं कि 3 होते हैं। कितने होते हैं टेंस? और कौन सा? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अभी हम यही चीज़ बात किए ना, टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय, और समय मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन देखेंगे टेंस और टाइम दोनों में डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। टाइम तो हाँ, हमारे पास टाइम 3 है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टाइम, या तो पास्ट टाइम, या तो फ्यूचर टाइम, ठीक है। यानी हमारे पास 3 तरह के समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी प्रेजेंट टाइम जो अभी हमारे पास है, पास्ट जो हमारा बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला है। तो ये 3 टाइम है। ये तीनों क्या है? टाइम है। लेकिन अब देखिए ये टेंस क्या है? ये देखिएगा एक ग्रामर में दिया गया टर्म है टेंस। क्या? ग्रामेटिकली हम लोग देखेंगे भाषा को समझने के लिए टेंस को समझते हैं, ठीक है। और टेंस की ही मदद से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। और ये सेंटेंस देखेंगे हम लोग कोई भी भाषा की बात करें तो वो बातचीत जो होती है, या तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे होते हैं, पास्ट टाइम में बात कर रहे होते हैं, या फ्यूचर टाइम में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में बात करने के लिए, पास्ट टाइम में बात करने के लिए, फ्यूचर टाइम में बात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्ब के अलग अलग फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्ब के अलग अलग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी वर्ब के हम लोग 5 रूप देखे थे ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो देखेंगे कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म के मदद से ही हम लोग समय को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? समय को दर्शाते हैं। हमारे पास 3 तरह के समय हैं। कितने तरह के समय हैं? 3 तरह के, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। और इन तीनों समय को बतलाने के लिए कि हम लोग प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम में बात कर रहे हैं, या फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, उसको दर्शाने के लिए हम लोग टेंस में वर्ब के अलग अलग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टेंस में अलग अलग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा टाइम जो है वो हमारा क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टाइम है। लेकिन अगर टेंस की बात करें तो टेंस क्या है? वर्ब के अलग अलग रूप है जिसके मदद से हम लोग समय की बात करते हैं। इसीलिए टेंस का मतलब काल और काल का मतलब समय। लेकिन देखेंगे
कि टेंस अगर हम लोग कहें तो टेंस क्या है, वर्ब के अलग अलग रूप हैं। क्या है, वर्ब के अलग अलग रूप हैं। हाँ, उस रूप के ही मदद से, उस वर्ब के अलग अलग फॉर्म के ही मदद से हम लोग समय का पता करते हैं कि प्रेजेंट टाइम की बात है या पास्ट टाइम की बात है या फ्यूचर टाइम की बात है। ठीक है, तो टेंस जो हमारा है ग्रामेटिकली टर्म है। क्या है, एक ग्रामर का दिया हुआ टर्म है जिसको हम लोग सीखते हैं। तो टेंस देखेंगे, टेंस 3 नहीं होते हैं, टेंस 4 होते हैं। कितने? टेंस 4 होते हैं। तो वो 4 टेंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इंडिफिनिट। क्या है? इंडिफिनिट टेंस। तो एक टेंस ये है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूअस। क्या बोला गया? कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारे पास है परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 तरह के टेंस हमारे पास हैं। कितने तरह के? अच्छा, देखेंगे ये 4 तरह के हमारे पास क्या हैं? टेंस है। इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस कितने होते हैं? 4 होते हैं। टेंस कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब देखिए समय हमारे पास कितना है? समय हमारे पास कितना है? 3। टेंस हमारे पास कितना है? 4। अगर इन तीनों को बात करें, यानी तीनों समय में इन चारों टेंस की बात करें, तो हमारे पास 12 स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कितना स्ट्रक्चर दिखाई देता है? 12 स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, जो अलग अलग तरीके से सुनाई देता है कि 12 टेंस हैं, या हमें सुनते हैं कि 3 तरह के टेंस होते हैं, नहीं, टेंस 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 टेंस होते हैं। इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चूंकि तीनों समय में हम लोग इन टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में या फ्यूचर टाइम में। ठीक है, फ्यूचर टाइम में। तो तीनों समय में चूंकि हर एक टेंस का प्रयोग होता है, इसीलिए हम लोग को 12 स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यानी इंडिफिनिट टेंस की बात करें तो तीनों समय में हम लोग इंडिफिनिट की बात करेंगे। कंटिन्यूअस की बात करें तो तीनों समय में कंटिन्यूअस की बात करेंगे। परफेक्ट की बात करें तो तीनों समय में परफेक्ट की बात करेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो तीनों समय में परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को टोटल कितने स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं? 12। लेकिन होते कितने हैं? 4 ही तरह के टेंस होते हैं। कितने तरह के? तो मात्र ये 4 तरह के टेंस को ही तो हम लोगों को समझना है। कितने तरह के टेंस को समझना है? 4 तरह के ही टेंस को समझना है। और चूंकि हमारे पास 3 समय हैं, कहने का मतलब है कि हमारे पास जो हम अभी जी रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट टाइम है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम कोई बातचीत कर रहे हैं तो प्रेजेंट वर्ब को यूज़ करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे पास्ट टाइम की बात करें तो पास्ट वर्ब का यूज़ करके पास्ट टेंस बनाएंगे। और अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर किस तरह से बनाया जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो 4 तरह के टेंस होंगे, ये याद रखिएगा। 3 समय है हमारे पास, 4 टेंस है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया था कि हम लोग जो बातचीत करेंगे वो किसी के काम के ऊपर बात करेंगे या किसी के अस्तित्व के ऊपर बात करेंगे, है ना, ये चीज़। तो एक सेंटेंस को इस तरह से देखेंगे, एक्शन बेस्ड और एग्जिस्टेंस बेस्ड। एक सेंटेंस जो अगर हमारा होगा, समझेंगे, एक सेंटेंस हमारा एक्टिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। इसकी भी हम लोग बात करेंगे कि सेंटेंस कब एक्टिव होगा, कब पैसिव होगा, है ना। तो भाषा में कब हम लोगों को एक्टिव सेंटेंस का यूज़ करना है, भाषा में ही कब हम लोगों को पैसिव सेंटेंस का यूज़ करना है, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो सेंटेंस को हम लोगों को सीखना है। एक्शन बेस्ड सेंटेंस सीखेंगे, एग्जिस्टेंस बेस्ड सेंटेंस सीखेंगे, सेंटेंस को एक्टिव रूप में सीखेंगे, पैसिव रूप में सीखेंगे। तो सेंटेंस को ही सीखने के लिए हम लोग टेंस को सीखते हैं। किसको सीखते हैं? टेंस। टेंस क्या है? 4 तरह के टेंस हमारे पास हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चूंकि ये तीनों समय में हम लोग बातचीत करते हैं, तो तीनों समय की बातचीत करते हैं, प्रेजेंट टाइम की बात करना पड़ता है या पास्ट टाइम में बात करना पड़ता है या फ्यूचर के लिए बात करना पड़ता है। तो इस अनुसार हमारे पास 12 स्ट्रक्चर बनकर आएंगे। टोटल कितने स्ट्रक्चर बनकर आएंगे? 12 स्ट्रक्चर बनकर आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर जो आप नोट करेंगे वो इस तरह से नोट कर लीजिए। सेंटेंस अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? सेंटेंस सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को एक्शन बेस्ड सेंटेंस सीखेंगे, दूसरा एग्जिस्टेंस बेस्ड सेंटेंस सीखेंगे। सेंटेंस हमारा कैसा होगा? एक्टिव होगा, पैसिव होगा। तो एक्टिव तरह का सेंटेंस सीखेंगे, पैसिव तरह का सेंटेंस सीखेंगे। सेंटेंस को सीखने के लिए ये दोनों लिखने के बाद अब लिखिएगा कि हम लोगों को टेंस समझना है। क्या समझना है? टेंस। तो टेंस हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। टाइम हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। तो 3 समय और 4 टेंस। अगर
इन चारों टेंसों को तीनों समय में यूज़ करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने स्ट्रक्चर बनकर आएंगे, 12 स्ट्रक्चर बनकर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़, तो ये लिखने के बाद फिर इसको लिखेंगे, इसको नोट करेंगे। तो देखेंगे अब हम लोग एक एक करके सेंटेंस को सीखने की बात करते हैं। तो सेंटेंस में टेंस की बात हम लोग कर रहे थे, तो एक एक करके हम लोग टेंस को सीखेंगे, है ना। चारों टेंस को देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो टेंस में ही हम लोग देखेंगे एक्टिव तरह के टेंस की बात कर रहे हैं और पेसिव तरह के टेंस की बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग एक्टिव को पढ़ेंगे फिर पेसिव को पढ़ेंगे। चलिए, तो देखेंगे आपको बोला गया कि सेंटेंस दो तरह का हमारे पास बनेगा। कितने तरह का? दो तरह का, एक एक्टिव और पेसिव। क्या बोला गया? एक्टिव और पेसिव। ठीक है, एक एक्टिव सेंटेंस और एक पेसिव सेंटेंस। सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो सेंटेंस हमारा कैसा होगा? एक्शन बेस्ड और एग्जिस्टेंस बेस्ड। तो इनको यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं सेंटेंस शुरू करने से पहले। एक्शन का मतलब काम के आधार पर जो बोला जाए, है ना। यदि व्यक्ति वस्तु के काम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या काम की बात कर रहे हैं, वो एक्शन बेस्ड सेंटेंस होता है। जैसे बोला गया आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या बोला गया? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए काम के करने की बात हो रही है, तो काम के करने की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्शन बेस्ड सेंटेंस की बात करेंगे। यानी ये किस तरह का सेंटेंस है? एक्शन बेस्ड, है ना, एक्शन बेस्ड। मैं पढ़ा रहा हूँ, काम के करने की बात कर रहे हैं। और एक होता है जहाँ पर हम लोग काम के करने की बात नहीं करते बल्कि किसी के बारे में बोलते हैं, किसी के अस्तित्व की बात करते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ पर कोई काम के करने की बात नहीं कर रहे, किसी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, तो मैं एक शिक्षक हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग किसी के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ एक्शन और एग्जिस्टेंस। तो ये दो तरह के सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा एक्टिव होगा और पेसिव होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनता है। किससे? सब्जेक्ट और वर्ब से। तो यदि सब्जेक्ट की बात करें और यहाँ जो वर्ब दिया हुआ है यानी जो काम की बात दी गई है, तो ये सब्जेक्ट, यदि ये सब्जेक्ट क्या करता है, ये सब्जेक्ट ही सेंटेंस में काम करता है, तब सब्जेक्ट हमारा एक्टिव होता है। कैसा होता है? जो काम करता है उसको एक्टिव कहेंगे ना। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया? एक्टिव। एक्टिव होगा तो एक्टिव का स्ट्रक्चर लगेगा। कैसा स्ट्रक्चर? एक्टिव का स्ट्रक्चर लगेगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट काम कर रहा है यानी सब्जेक्ट कैसा है? डूअर है। तो डूअर मतलब करने वाला। तो जब सब्जेक्ट डूअर होता है तब हम लोग एक्टिव का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब देखेंगे बात है पेसिव की। तो सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनता है ना। किससे बनता है? सब्जेक्ट और वर्ब से। तो देखेंगे ये सब्जेक्ट इस काम को नहीं करता हुआ दिखेगा। जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि काम का करने वाला कोई और होगा। कौन होगा? कोई और होगा, लेकिन वो काम इस सब्जेक्ट के ही ऊपर हो रहा होगा। किसके ऊपर? ये सब्जेक्ट के ही ऊपर। तो देखेंगे अगर ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है तो इसको एक्टिव कहेंगे क्या? एक्टिव नहीं कहेंगे। ये सब्जेक्ट कैसा होगा? हमारा पेसिव। तो जब सब्जेक्ट पेसिव होगा तो पेसिव का स्ट्रक्चर लगेगा। कैसा लगेगा? पेसिव का स्ट्रक्चर। इसको ऐसे भी समझेंगे, जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है इसका मतलब सब्जेक्ट को डूअर कहेंगे? नहीं कहेंगे। सब्जेक्ट के ही ऊपर काम हो रहा है तो ये सब काम को रिसीव कर रहा है यानी इसको क्या कहेंगे? रिसीवर। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट रिसीवर होता है तो पेसिव का स्ट्रक्चर लगता है। क्या लगता है? पेसिव का स्ट्रक्चर लगता है। तो हम लोगों को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस एक्शन के आधार पर भी बनता है, एग्जिस्टेंस के आधार पर भी बनता है। सेंटेंस एक्टिव भी होता है और पेसिव भी होता है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि एक्शन वाला सेंटेंस कैसा होता है और एग्जिस्टेंस वाला सेंटेंस कैसा होता है, एक्टिव सेंटेंस कैसा होता है और पेसिव सेंटेंस कैसा होता है। ठीक है, ये चीज़ तो इसको नोट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग क्या बोले कि टेंस देखेंगे। किसको?
टेंस के मदद से सेंटेंस को समझने की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी कल पढ़े थे कि टेंस जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसका दो आधार होगा। हम लोग टेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, टेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और टेंस के यूजेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम लोग अभी सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले, स्ट्रक्चर। यूजेस हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज़। तो अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग टेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे तो एक्टिव बेस्ड टेंस पढ़ने वाले हैं। कैसा, एक्टिव बेस्ड टेंस। कैसा टेंस, एक्टिव बेस्ड टेंस, ठीक है। एक्टिव बेस्ड टेंस कहने का मतलब है जहां सब्जेक्ट काम करता है ना, सब्जेक्ट काम करता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि सबसे पहला टेंस हमारे पास कौन सा था, इंडेफिनिट। क्या था, इंडेफिनिट। और हमारे पास समय तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो चलिए पहले हम लोग प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट टेंस को देख लेते हैं। किस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। कौन सा टेंस, इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, इंडेफिनिट टेंस। समझ गए, इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं किस समय में, प्रेजेंट टाइम में। किस समय में, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो चलिए अब देखिए सेंटेंस बनाने के लिए इसका जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिख लेते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना तो हम लोग सीख ही गए हैं ना। तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए पूरा लिख देते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, किसी को हम लोग पॉजिटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो समझिए अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा। सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ना। तो सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब क्या चाहिए हम लोगों को, वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब। अब देखिए वर्ब अगर हम लोगों को चाहिए तो किस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की ना। तो हम लोग देखेंगे वर्ब के फर्स्ट रूप को ही हम लोग प्रेजेंट वर्ब कह रहे थे ना। तो वर्ब का यहाँ पर क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमारा प्रेजेंट वर्ब होता है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, सब्जेक्ट वर्ब वन। अब हम लोग देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो था वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल, प्लूरल होता है। वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होता है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है। लेकिन हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो ये प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ आएगा, नहीं आएगा, बोलेगा हम तो ना जाएंगे, है ना। तो देखेंगे सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तब तो आ जाएगा, लेकिन सिंगुलर रहेगा तो नहीं आएगा। तो इसको अगर हम लोग देखें सिंगुलर रहेगा तो इसको सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। और सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, हाँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे, वो सिंगुलर बन जाएगा। तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। हाँ, इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगाते तो उसको वर्ब का पांचवा रूप कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग सिंपल वो अलग से पांचवा रूप याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वर्ब वन प्लूरल होता है, उसी में एस ईएस लगा देंगे, वो सिंगुलर बन जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी है वो अलग बात है, ठीक है। तो वो तो कुछ भी आ सकता है, हम लोग जो भी बात करना चाहते हैं उस अनुसार। तो एक स्ट्रक्चर हम लोगों को जो दिखाई देता है इंडेफिनिट टेंस का, वो भी प्रेजेंट में, तो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब वन या वर्ब फाइव, यानी सब्जेक्ट वर्ब वन। चूंकि वर्ब वन प्लूरल होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस बस लगा देते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखिए स्ट्रक्चर बोले कि अभी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यूजेस की नहीं बात करेंगे। तो एक तो ये होता है कि इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किस तरह की बातचीत के लिए किया जाता है, वो उसका यूजेस हो गया। तो हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए और यहाँ पर बस इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह का मीनिंग निकलेगा। हाँ, तो ये अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब बना सकते हैं। तो देखेंगे कि इसका मीनिंग किस तरह का निकलेगा वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के मीनिंग की बात करें तो मीनिंग, हिंदी मीनिंग इसका इस तरह से निकलता है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा ये सिर्फ एक मीनिंग लेने की बात कर दिए हम लोग, ये तरीका सही नहीं होता है कि ता है, ती है, ते हैं, है ना, ये तरीका सही नहीं होता है। लेकिन देखेंगे कोई भी सेंटेंस अगर लिखा गया है सब्जेक्ट और वर्ब वन या वर्ब फाइव में तो मीनिंग उसका इस तरह से ही निकलता है, मीन्स ता है, ती है के साथ निकलता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है
देखिएगा इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग कोई भी जनरल एक्टिविटी के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? हाँ, इसका यूजेज यही होता है कि इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग कोई भी जनरल एक्टिविटी यानी जनरल एक्शन की बात करने के लिए करते हैं। अब ये जनरल एक्शन क्या हो गया? जैसे कि कोई भी जनरल काम क्या हो गया? जैसे कि हमारा पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, खेलना, दौड़ना, ये हमारा जनरल एक्शन हो गया, है ना, जो आप क्या करते हैं, हाँ, डेली अपने दिनचर्या में जो करते हैं उसको हम लोग एक जनरल एक्शन की बात करते हैं। तो समझिए उसी तरह के एक्शन को दर्शाने के लिए इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी जनरल काम के लिए देखिएगा आप क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं यह करता हूँ, मैं वह करता हूँ। तो देखिए ता ते ती ही दिखता है ना अंत में, कोई भी जनरल काम को दर्शाने के लिए, इसीलिए बोला जाता है कि ता है ती है ते है दिखाई देगा। तो हम लोग ये नहीं कहे कि देखिए ता है ती है ते है से इंडिफिनिट को पहचानेंगे, हम लोग ये नहीं कहे। हम लोग ये कहे कि इंडिफिनिट को कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहचानेंगे। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को बतलाएगा, है ना। हाँ, अब इस तरह से अगर सेंटेंस लिखा गया तो मीनिंग क्या लेंगे उसकी बात की। हम लोग इंग्लिश से हिंदी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी से इंग्लिश आना क्या है, वो परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश हम लोग नहीं करेंगे, यानी ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश जो करके सिखाया जाता है इंग्लिश, वो सबसे खतरनाक है ना। तो वो कभी सीख भी नहीं पाएंगे और हमेशा कन्फ्यूज़न बना हुआ रहेगा। तो हम लोगों को इंग्लिश से हिंदी में जा सकते हैं, तो हम लोग सिंपल सा एक अनुमान लगाने के लिए किस तरह की बातचीत निकलेगी, किस तरह का मीनिंग निकलेगा, ये हम लोग देखें ता है ती है ते है से इसका मीनिंग निकलेगा। जैसे देखिएगा लिखा गया है ही प्लेज क्रिकेट, एक सेंटेंस लिख दिए। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, समझ गए, ही सब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम लोगों को वर्ब कैसा चाहिए? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो हमारे पास वर्ब भी कैसा रहेगा? सिंगुलर। तो देखिए प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है खेलना, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही एस लगा दिए, इसका मतलब ये सिंगुलर बना दिए हम लोग। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब सही है, सही है। आगे लिखा गया है एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस अगर हम लोग देखेंगे, हम लोगों को सेंटेंस को ही देखकर पहचानना रहता है ये किस टेंस में है। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग हम लोग देखते हैं, है ना, तो वही हमारा क्या कहलाता है? इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट वर्ब का प्रयोग किया गया है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब इसके मीनिंग को समझने की बात सिर्फ करते हैं, तो मीनिंग को समझने की बात करते हैं तो क्या बोलेगा? ता है ती है से मीनिंग निकलेगा, है ना। तो देखिए ही मीन्स वह, प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स खेलना, तो ता है ती है के साथ मीनिंग निकलेगा, बोला गया तो वह खेलता है, वह खेलता है। आगे बोला गया क्रिकेट, वह खेलता है क्रिकेट, लेकिन हम लोग अपनी हिंदी भाषा में तो ऐसे नहीं बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वह क्रिकेट खेलता है। तो हिंदी मीनिंग हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। जैसे कि लिखा गया है दे इट मैंगोज, ठीक है, देखेंगे साफ से लिख दे दे इट मैंगोज, ठीक है। वे लोग खाते हैं, इट मतलब खाना, वे लोग, दे, वे लोग, इट मतलब खाना, तो क्या बोलेगा? तातेती से मीनिंग निकलेगा खाते हैं आम, वे लोग खाते हैं आम। लेकिन ऐसे हम लोग हिंदी में नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? वे लोग आम खाते हैं। क्या? हाँ, प्लूरल बनाएंगे यहाँ, है ना। ये सिंगुलर है, गलत हो गया है। ये हम लोग शुरुआत में ही इस बात को हम लोग एकदम ध्यान दिला दिए थे कि चूंकि नाउन में एस एस लगता है तो दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि एस एस मतलब प्लूरल, लेकिन वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता है। वर्ब में एस एस का मतलब सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ दे कैसा सब्जेक्ट है हमारा? ये दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल। तो प्लूरल तो है ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो हमारा प्लूरल होता है, तो सही तो है, ठीक है। तो वे लोग आम खाते, ये सबको सही दिख रहा है, समझ पा रहे हैं। जैसे हम लोग सेंटेंस लिखें कि राम गो टू मार्केट, सेंटेंस ठीक है।
ठीक है। तो देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल? सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो वर्ब कैसा है? तो कैसे बोले सही है? हाँ? तो यहां देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल। क्या प्लूरल? हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगा। इसका मतलब यहाँ गो नहीं होना चाहिए, गोज होना चाहिए। तो राम गोज टू मार्केट होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके मीनिंग के। तो राम, गो मतलब जाना, तो जाता है, राम जाता है मार्केट, राम जाता है मार्केट, राम मार्केट जाता है। इस तरह से मीनिंग हम लोग ले लेंगे। ठीक है। हाँ, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये प्रीपोजिशन है। किसी कहीं भी हम लोग जाते हैं तो उसके लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं है, हम लोग टू, टुवार्ड्स का भी प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग आगे चलकर सीखेंगे कि अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य है जैसे मार्केट जाना, स्टेशन जाना, स्कूल जाना, और हम लोग स्कूल ही जा रहे हैं तो हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। स्टेशन जाना हमारा लक्ष्य है और हम स्टेशन ही जा रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर हॉस्पिटल हम जा रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हम लोग टू यूज़ करेंगे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे स्कूल की ओर जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, या हॉस्पिटल नहीं जा रहा, हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, स्टेशन नहीं जा रहा है, स्टेशन की तरफ जा रहा है, तो वहाँ टुवार्ड्स लगाया जाता है। तो वो प्रीपोजिशन की बात है, वो आगे हम लोग चल के सीखेंगे। अभी हम लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर टेंस के ऊपर। तो सब्जेक्ट वर्ब वन क्या हमारा दिखेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाएगा, है ना। और मीनिंग किस तरह से निकलेगा? ता है, ती है, ते हैं से इस तरह के मीनिंग निकलेगा। ठीक है। जैसे और एक सेंटेंस लिख दें हम लोग, लिखा गया है आई डांस एवरी डे। आई डांस एवरी डे, सही है। मैं नाचता हूं प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन नाचता हूं या रोज नाचता हूं, सही है सेंटेंस। नहीं समझा? ये तो गोली मारने वाला बात है ना, लेकिन हम गोली नहीं मारेंगे, अपने आप को मार लीजिएगा। बोले आई एम कहाँ से आया? हम लोग इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं कि डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वो प्लूरल होता है। अगर सिंगुलर बनाने की बात है तो सिंगुलर एस लगाते हैं। इज एम आर का तो कोई बात ही नहीं है। एम कहाँ से? हम लोग आई देख रहे थे, एम कहाँ? तब तो यहाँ तो ही तो है, इज लिखना चाहिए था, दे है तो आर लिखना चाहिए था, है। तो यहाँ तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग सर सीधा वर्ब को देखेंगे ना, वर्ब को देखेंगे। तो आई के अनुसार सीधा वर्ब को देख रहे हैं, है ना। और क्या बोलेगा? यही तो हम लोग को पहचान है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं या फिफ्थ फॉर्म देख रहे हैं, तो वो हमको बताएगा क्या है कि वो इंडेफिनिट टेंस का है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट वर्ब यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है। तो ये सही है कि गलत है? क्या गलत हुआ? हाँ हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा? अब तो पक्का मर ही जाना चाहिए। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि आई जो है, आई सिंगुलर तो है, एम आर को छोड़ करके सभी प्लूरल लेता है। एम आर को छोड़कर आई आता है, उसके बाद एम और वाज। हाँ, तो एम और वाज को तो एम सिंगुलर होते हुए भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम और वाज को छोड़कर बाकी जो भी वर्ब लेगा प्लूरल लेगा। तो आई डांस एवरीडे, ठीक तो है, हैं? सही। पिछला सारा बात रिकॉल धीरे-धीरे जुड़ते तो देखेंगे जैसे कि अगर हम लोग बात करें, लिखा गया है वी इनवाइट यू। एक सेंटेंस लिखा गया वी इनवाइट यू, ठीक है। वी इनवाइट का मतलब आमंत्रित करना, आमंत्रित करना। हम लोग आमंत्रित करते हैं आपको, हम लोग आपको आमंत्रित करते हैं। तो देखेंगे सेंटेंस ठीक है। ठीक है। वर्ब का देखेंगे, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी ठीक है ना।
जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तभी हम लोग एस या ई एस लगाने की सोचेंगे, नहीं तो वर्ब जैसा वैसे ही लिख देंगे, सिंपल वर्ब जैसा वैसे ही लिख देंगे, है ना। प्लूरल रहेगा वर्ब जैसा ही वैसे ही लिख देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो बस सिंगुलर बनाएंगे, क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे, है ना ये चीज़। तो इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सा तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5, सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5। अब वर्ब 5 भी मत बोलिए, सब्जेक्ट वर्ब 1, क्योंकि वर्ब 1 प्लूरल होता है और उसको सिंगुलर की आवश्यकता अगर पड़ जाए सब्जेक्ट को तो उसमें एस या एस लगा देंगे बस। तो सब्जेक्ट वर्ब 1 ये स्ट्रक्चर हम लोग याद रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब 1, है ना, सब्जेक्ट वर्ब 1, है ना। अगर जरूरत पड़े तो एस या एस देकर उसको सिंगुलर बनाएंगे बस, ठीक है। हिंदी मीनिंग कैसे निकलेगा, ताहे तीहे ते हैं, ताहे तीहे ते हैं। यूजेस की हम लोग बाद में बात करेंगे, तो इसको नोट करेंगे। तो देखेंगे अभी हम लोग जो पढ़े वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर की बात की है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, अफर्मेटिव, यानी एक सकारात्मक वाक्य को लिखने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, इसकी बात हम लोग किए ना। अब देखिए सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो सकता है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसके बाद नॉट लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, है ना, ये बात है। तो सेंटेंस में यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्ट मेन वर्ब का प्रयोग हम लोग देखते हैं, है ना। इंडेफिनिट में हम लोग मेन वर्ब का प्रयोग देखते हैं, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों को या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब जो हम लोग लेकर आते हैं वो क्या लेकर आते हैं, डू और डज। क्या लेकर आते हैं, डू और डज। नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब किसकी सहायता लेते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज का। हम लोग पढ़े थे ना ऑक्सिलरी वर्ब वो सहायता करेगा, किसकी सहायता करेगा, मेन वर्ब की सहायता करेगा। तो देखेंगे यहाँ मेन वर्ब नेगेटिव नहीं बना पाएगा खुद ही, ये खुद नेगेटिव नहीं बना पाएगा, तब ये सहायता मांगेगा किससे, ऑक्सिलरी वर्ब से। तो ऑक्सिलरी वर्ब में से कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, डू और डज आएगा। कौन आएगा, डू और डज आएगा, समझिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेंटेंस को नेगेटिव बनाकर देखते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देखेंगे। जिस टेंस में हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा उसके स्ट्रक्चर को हम लोग फिर से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कुछ सीखने की ज़रूरत है, इसलिए इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखेंगे हम लोग, है ना, कि क्या नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, क्या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है हम लोगों का। अब देखिए सेंटेंस को अगर हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेगेटिव यानी नकारात्मक बनाते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। चूंकि हम लोग सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस लिखने के लिए हम लोगों को ज़रूरत क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट की। अब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो क्या बोला गया था कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या लिखेंगे हम लोग, डू या डज। क्या लिखेंगे, डू या डज। उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो ये सेंटेंस को क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया, लिखेंगे नहीं, ठीक है, हाथ तोड़ देंगे नहीं तो। देखेंगे डू और डज लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, नॉट। तो ये क्या बन गया, हमारा नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पर जो देखेंगे हम लोग क्या लिख रहे थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिख रहे थे, कहने का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा रहे थे। ये ऐसा किस लिए कर रहे थे, ऐसा इसलिए कर रहे थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी। अगर सिंगुलर रहेगा तो उसमें एस लगा देंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, है ना। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएं यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी आ सकता है वो आ सकता है। तो अब देखेंगे यहाँ एस क्यों नहीं लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब क्यों नहीं लिखेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या सिंगुलर वर्ब का जरूरत नहीं होगा, है ना, ये सवाल हो सकता है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, वो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब चाहता है, अपने अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब चाहता है। तो देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल है उस अनुसार इसको तो सिंगुलर प्लूरल वर्ब यहाँ हम लोग दे ही रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, है ना।
तो देखेंगे डू हमारा कैसा है, एक प्लूरल वर्ब है, डज कैसा है, सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट को उसके अनुसार प्लूरल और सिंगुलर वर्ब हम लोग दे ही दे रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। जब इसको इसका मनपसंद दूल्हा मिल गया तो फिर से दूसरा दूल्हा खोजेगा नहीं खोजेगा। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे। यहाँ अब वर्ब के साथ एस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, अगर लगाते हैं तो वो गलत होगा, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट जैसा भी हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि वो सिंगुलर प्लूरल लेकर आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। जिससे लिखा गया था ही प्लेज क्रिकेट ना, ही प्लेज क्रिकेट को नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही लिखेंगे। अब ही के साथ डू की डज, ही के साथ हुआ सिंगुलर डज, तो ये क्या लिखेंगे, ही डज। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, नॉट, ही डज नॉट। अब प्लेज वहाँ लिखे थे ना, प्लेज, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो प्लेज का प्रयोग किए थे, प्लेज, तो यहाँ पर प्लेज होगा, अब यहाँ पर प्लेज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्ले। अब आगे क्रिकेट की बात कर रहे थे तो क्रिकेट लिखेंगे, है ना। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, सेंटेंस क्या बनेगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। मीनिंग क्या निकलेगा, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे दे इट मैंगोज, है ना, दे इट मैंगोज। अगर उसको नेगेटिव हम लोग बनाए तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट। अब दे प्लूरल है तो डू लेकर आएगा, डू नॉट। अब इट है तो इट ही रहेगा, मैंगोज है तो मैंगोज ही रहेगा वो, है ना, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही देखेंगे एरर बनाकर दिया जाता है, यानी एस लगाकर दिया जाता है, जो नहीं लगेगा, चूंकि यहाँ डू और डज आ गया है। सिंगुलर प्लूरल देने के लिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव हम लोगों का बन गया। तो नेगेटिव बनाने में दिक्कत होगा नहीं, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होगा। अलग से हम लोग क्या लिख लेते हैं, डू और डज नेगेटिव बनाने के लिए, है ना, ये याद रखेंगे, तो इसको लिख लेंगे। तो चलिए देखेंगे, हम लोग बात किए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस को इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने के लिए भी यूज़ करते हैं ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम लोग। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में हम लोग दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, एक यस नो क्वेश्चन, कैसा, एक यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ यस नो क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं। यस नो क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक तरीके से लिखेंगे या नकारात्मक तरीके से लिखेंगे, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो अब देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग ये पढ़े थे कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर करना पड़ता है। क्या, सब्जेक्ट के बाहर करना पड़ता है। तो देखेंगे यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो हम लोग किसकी सहायता लेते हैं, डू और डज, ऑक्सिलरी वर्ब। तो डू डज को ही सब्जेक्ट के बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा, डू या डज सब्जेक्ट के बाहर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप, फर्स्ट फॉर्म, आगे जो भी है उसको देखेंगे और क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। अब देखिएगा जब गलती करवाया जाता है तो मैक्सिमम देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखकर आपको दिया जाता है। क्यों, क्योंकि देखेंगे क्या बोला गया, सब्जेक्ट के अनुसार ये डू डज लेगा ऑक्सिलरी वर्ब ना, सिंगुलर प्लूरल, लेकिन देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर के बगल में प्लूरल वर्ब दिखाई देगा तो लगता है कि गलत है ना। तो ये सेंटेंस को मैक्सिमम टाइम एग्जाम में दिया जाता है ना, अगर गलत कराने की बात होगी तो। जैसे देखेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट या ही प्लेज क्रिकेट की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको इंट्रोगेटिव अगर बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज लिखेंगे, क्योंकि ही सब्जेक्ट है हमारे पास, तो डज को बाहर करेंगे, डज ही क्या लिखेंगे, प्लेज क्रिकेट। तो अब देखेंगे यहाँ पर प्लेज लिख दिया जाता है तो प्लेज लिखना सही होगा, क्यों प्ले लिखेंगे, एक बार तो बी के साथ डज, हमारे सब्जेक्ट के सिंगुलर के साथ सिंगुलर डज आ चुका है। हाँ देखेंगे यहाँ पर हम लोग ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब दे दिए हैं इसको, है ना, डज का प्रयोग हुआ है। तो डज का प्रयोग हुआ है तो अब हम लोग यहाँ पर वर्ब के सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यहाँ प्ले ही रहेगा, क्या रहेगा, प्ले, प्लेज नहीं। तो वही चीज़ समझाने की कोशिश की कि डू डज का प्रयोग, डू डज को जब बाहर हम लोग कर देते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देता है, और सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब लगता है कि ये गलत है, या सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लिख दिया जाता है तो लगता है तो सही है,
लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसके लिए जो सिंगुलर प्लूरल आना था वो आ चुका है, ठीक है। तो फिर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसको ऐसे भी याद रखेंगे, एक नोट बनाकर हम लोग याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं कि डू और डज की अगर हम लोग बात करें, जब भी आ जाए, डू डज जब भी आ जाए तो उसके बाद सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। डू डज अगर कहीं भी लगा हुआ है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। वहाँ पर हम लोग एस या एस नहीं लगाएंगे, सिंगुलर उसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रख सकते हैं। अब चलिए नेगेटिव, इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? चूंकि इंट्रोगेटिव है तो डू डज तो बाहर ही रहेगा ना। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे? नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो लिख देंगे। तो इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। हिंदी मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या है? हम लोग जानते हैं कि यस नो क्वेश्चन क्या से शुरू होता है और हाँ या ना का जवाब देता है। तो देखेंगे डज ही प्ले क्रिकेट मतलब क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्या वह क्रिकेट खेलता है? आप बोलेंगे अगर खेलता है तो यस, नहीं खेलता है तो नो। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? तो आप बोलेंगे अगर खेलता है तो हाँ खेलता है, नहीं खेलता है तो नहीं खेलता है। समझ पा रहे हैं? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने की बात हम लोग किए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। कैसे सेंटेंस? इंट्रोगेटिव वाले। तो इंट्रोगेटिव में यस नो इंट्रोगेटिव है ना। एक होता है इंट्रोगेटिव का मतलब WH। क्या? WH इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही हम लोग बात करेंगे, लेकिन WH क्वेश्चन की बात करेंगे। तो WH क्वेश्चन का मतलब क्यों, कब, कैसे, कहाँ, यानी व्हेन, वेयर, व्हाट, इन क्वेश्चंस का हम जवाब चाहते हैं तो WH वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होगा। कैसा होगा? अफर्मेटिव और नेगेटिव। कैसा होगा? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब देखिए ये भी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम लोग जानते हैं डू डज को बाहर कर देते हैं सब्जेक्ट के और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। लेकिन यहाँ WH क्वेश्चन है, WH इंट्रोगेटिव है, तो बस WH वर्ड को बस बाहर में रख देंगे, ये भी हम लोग जानते हैं। तो जो भी WH वर्ड होगा उसको सबसे पहले रख देंगे। अब जो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वही लिखेंगे, यानी डू और डज को सब्जेक्ट के बाहर लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। समझ पा रहे? ये रहेगा। तो जैसे कि अगर हम लोग इसी सेंटेंस को बनाते हैं, इसी सेंटेंस को WH क्वेश्चन बनाते हैं, तो मान लीजिए हम वाई से क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्यों? तो क्या हो जाएगा? वाई डज ही प्ले क्रिकेट? वाई डज ही प्ले क्रिकेट? वाई मतलब क्यों का जवाब आप चाह रहे हैं, है ना, कि वह क्रिकेट क्यों खेलता है? वह क्रिकेट क्यों खेलता है आप पूछना चाह रहे हैं, वह क्रिकेट क्यों खेलता है। अगर उसी के नेगेटिव की बात करें तो हम लोग सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज का प्रयोग करते हैं, डू डज लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसी की बात करें, वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, है ना। वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, नेगेटिव बनाने के सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देंगे, है ना। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, सवाल पूछ रहे हैं आप, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, बताइए क्यों नहीं खेलता है। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग देखेंगे एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से बांट लिए कि नहीं। तो यहाँ पर नया कुछ नहीं है। अब जो 6 स्ट्रक्चर लिख दिया गया, अब आप सोचेंगे कि इतना स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर तो याद रखना है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब ऑन लगता है, इंडिफिनिट बन जाता है ना। अगर सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस लगा देंगे बस। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑन, यही स्ट्रक्चर होता है इंडिफिनिट का, सब्जेक्ट वर्ब ऑन,
ठीक है। और चूंकि वर्ब वन प्लूरल होता है, सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस चाहिए। अब बात रहा कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो बस दिमाग में थोड़ा सा बात याद रख लेना है कि इसके पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अब हम लोगों को इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग करना है। क्या? डू और डज की मदद से ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएगा। तो बस डू और डज लगा देंगे। और एक चीज याद रख लेना है कि जब डू डज आ जाता है तो वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्या? फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोग जानते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, आसानी से बना लेंगे। तो अलग अलग स्ट्रक्चर रटने की बात नहीं है ना, समझ पा रहे? तो इसको एक बार नोट करेंगे। चलिए तो देखेंगे, अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर एक स्ट्रक्चर देखें, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम लोग 3 स्ट्रक्चर सीखेंगे। कितने स्ट्रक्चर? 3 स्ट्रक्चर। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखे सब्जेक्ट वर्ब वन, और वर्ब वन में ही एस या एस लगाकर देख रहे थे, ये स्ट्रक्चर बन रहा था एक। तो अब समझेंगे, अगर ये स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो हम लोग अभी क्या बोल रहे थे कि सेंटेंस जो है हम लोग 2 तरह से बात करेंगे, किसी के काम की बात करेंगे या तो एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ एक्शन की बात कर रहे होंगे, यानी ये सेंटेंस हम लोग किसी के काम की बात करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, किस लिए? किसी के काम की बात करने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी में हम लोग जो दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे ये एक्शन के लिए आएगा, यानी किसी के काम को बतलाने के लिए ये स्ट्रक्चर लिखेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग किसी के एग्जिस्टेंस को दर्शाने के लिए देखेंगे। क्या? एग्जिस्टेंस की बात करने के लिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे एग्जिस्टेंस की बात करने के लिए हम लोगों को वर्ब चाहिए, है ना। तो वर्ब यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे इज़ एम आर। क्या यूज़ करेंगे? इज़ एम आर। और उसके बाद जो भी एग्जिस्टेंस है उसको लिख देंगे, जिस अस्तित्व की बात करना चाहते हैं उसको लिख देंगे। यही सिंपल सा स्ट्रक्चर बनेगा, समझेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे इज एम आर। यहाँ पर कोई मेन वर्ब दिख रहा है? कोई मेन वर्ब? देखिए मेन वर्ब इज एम आर ही यहाँ खुद मेन वर्ब है। क्योंकि कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये किसी की सहायता के लिए नहीं आया है, मतलब ये खुद मेन वर्ब है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो समझिए कि ये कोई एक्शन वाला वर्ब नहीं है, कोई काम की बात नहीं करेगा, ये किसी के अस्तित्व की बात करेगा। ठीक है, ये किसी के एग्जिस्टेंस की बात करता हुआ दिखाई देगा। ये बी क्रिया का ही रूप है ना। ये किसका रूप है? बी क्रिया का रूप है। ठीक है, किसका रूप है? बी क्रिया का। तो हम लोग देखेंगे बी मतलब होना होता है, तो बी का ही ये रूप है, ये होने की बात करेगा। यहाँ पर ये करने की बात कर रहा था, है ना, ये होने की बात करेगा। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये होने की बात करता है। अब चूंकि देखेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखेंगे प्रेजेंट तो इज एम आर प्रेजेंट वर्ब ही तो होता, हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। इसी का पास्ट रूप क्या होता है? वाज वर। तो हम लोग देखिए प्रेजेंट वर्ब का यूज़ किए हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये किसी के अस्तित्व की बात करता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हम लोग किसी के बारे में बोलेंगे, जैसे कि लिखा गया है राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ राम के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, यानी राम के बारे में कुछ कह रहे हैं कि राम क्या है? तो एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है ना। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये दिखाई दिया सब्जेक्ट इज एम आर, और जो भी हम लोग बोलना चाहते हैं वो लिख देंगे। जैसे लिखा गया है कि यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं। ठीक है, तो यू आर ऑनेस्ट, आपके अस्तित्व की बात की गई कि आप ईमानदार हैं। ठीक है, जैसे लिखा गया दे आर फार्मर्स, वे लोग किसान हैं। तो एक क्या किया गया? किसी के अस्तित्व की बात की गई। तो किसी के अस्तित्व को बताने के लिए प्रेजेंट में हम लोग सिंपल सा क्या यूज़ करते हैं? इज एम आर। क्या यूज़ करते हैं? इज एम आर यूज़ करते हैं। ये सिंपल बन जाता है। अब देखिए ये हमारा कैसा था? ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। इसको नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है तो बना लेंगे कि नहीं? तो इसको हम लोग को अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई देता है उसके बाद नॉट यूज़ करेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो एक ही स्ट्रक्चर इसके अंदर रखते हैं। अब चलिए इसके मीनिंग की बात करेंगे। तो मीनिंग क्या होगा? प्रेजेंट में हम लोग बात करते हैं और किसी के होने की बात करते हैं तो हैं, हूँ, हो से मीनिंग ही लेंगे। जैसे राम एक अच्छा लड़का है ना, आप ईमानदार हैं, वे लोग किसान हैं,
है ना। तो जो है उसकी हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट में, जो है उसकी हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, हो गया। तो चलिए इसी में हम लोग और एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम लोग किसी के काम की बात किए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम लोग किसी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? किसी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। और एक स्ट्रक्चर देखेंगे जहाँ पर हम लोग किसी के पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है। पोजीशन का मतलब किसी के अधिकार या संबंध की बात करेंगे। हम इस धरती पर हैं तो हमारा अधिकार या संबंध है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसको भी बोलने के लिए हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसको देखेंगे। तो अधिकार या संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग जो तीसरे तरह का स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो क्या है? तो सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। और देखिए पोजीशन की अगर हम लोग बात करें, पोजीशन यानी अधिकार या संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग हैव शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन सा वर्ब? हैव। हैव के मदद से पोजीशन दर्शाते हैं, ठीक है। तो हैव का मतलब समझिए, अगर हम लोग बात करें हैव की, तो हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कैसा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है? ये हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हैव का मतलब होता है रखना। क्या मतलब होता है? रखना, कोई चीज़ रखना, यानी कोई चीज़ किसी के पास है उसको हम लोग हैव से दर्शाते हैं। तो देखिए हैव का मतलब हम लोग पोजीशन के अर्थ में भी करते हैं, यानी हैव का प्रयोग, हैव वर्ब का प्रयोग पोजीशन के अर्थ में भी करते हैं। और हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब भी है। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब भी है हैव, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो हैव मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, और हम लोग देखेंगे आगे चलकर कि हैव ऑक्सिलरी वर्ब भी है। क्या है? हैव मेन वर्ब भी है, और हैव की अगर हम लोग बात करें तो हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो समझिएगा, तो स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देगा सब्जेक्ट के साथ हैव, लेकिन हैव क्या बोलेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या? प्लूरल। तो ये कैसा वर्ब हो गया? प्लूरल। अब सब्जेक्ट तो सिंगुलर भी हो सकता है ना, तो सिंगुलर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको सिंगुलर रूप बनाना पड़ेगा, और इसका सिंगुलर रूप क्या होता है? हैज़ होता है। तो ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव हो गया, इसका अगर हम लोग दूसरा रूप बोले, वर्ब का दूसरा रूप, तो क्या हो जाता है? हैड होता है। क्या होता है? हैड। अगर इसका तीसरा रूप बोले तो होता है हैड। अगर चौथा रूप बोले तो क्या हो जाता है? हैविंग, आईएनजी लगा देंगे, और पांचवा रूप जो हमारा होता है वो हैज़ होता है। क्या होता है? हैज़। यानी सिंगुलर रूप क्या होता है? हैज़, ठीक है। तो हैज़। अब आगे देखेंगे कि पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग ना, पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो जिस चीज़ पर पोजीशन दर्शाना है बस उसको लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जिस चीज़ पर हमारा पोजीशन होगा उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। जिस चीज़ पर पोजीशन दर्शा रहे होंगे उसको लिख देंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो हैव है या हैज़ है वो मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। क्या है? मेन वर्ब। हालांकि ये इज एम आर भी यहाँ मेन वर्ब है, लेकिन इज एम आर यानी बी क्रिया की हम लोग बात करें तो इज एम आर वाज वर ऐसे मेन वर्ब हैं जो मेन वर्ब होने के बावजूद वो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट ले सकते हैं अपने बाद, है ना। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी किसी मेन वर्ब के साथ जुड़ा रहेगा तब तो नेगेटिव बनाएगा ही। ये खुद अकेले भी रहेगा, अकेले रहेगा तो मेन वर्ब कहलाता है। जब अकेले भी रहेगा तब भी अपने बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बना लेगा। लेकिन और कोई भी मेन वर्ब जब काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा तो नॉट नहीं लगा पाता है। तो देखेंगे जैसे कि हम लोग वर्ब 1 की बात करें या वर्ब 5 की, ये अपने बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बना लेगा? नहीं बना पाएगा, इसके बाद नॉट नहीं लगा सकते हम लोग। हैज़ हैव जब भी मेन वर्ब का काम करेगा तो अपने बाद नॉट लगा लेगा? नहीं लगा पाएगा, ठीक है। हैज़ हैव मेन वर्ब का काम करेगा, अपने बाद नॉट नहीं लगा पाएगा। जब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा तब वो नॉट लगाएगा, है ना, तब वो नॉट लगाएगा। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। पोजीशन दर्शाने की बात कर रहे तो ये स्ट्रक्चर बनता है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। तो अब हम लोग देखिए ये जो तीसरा स्ट्रक्चर दिखा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, आगे जो भी पोजीशन जिस पर दर्शाएंगे उसको लिखेंगे। तो ये चीज़ हो गया, हम पोजीशन को दर्शाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे कि बोला गया कि मेरे पास एक कार है, ठीक है। मीन्स
हम लोग लिखते हैं कि आई हैव अ कार। ठीक है, देखिएगा सब्जेक्ट के साथ क्या लिखा गया है, हैव शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी हैज़ हैव की मदद से हम लोग पोजीशन दर्शाते हैं। तो आई हैव अ कार, इसका मतलब है कि मेरे पास एक कार है, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन अब देखेंगे हिंदी मीनिंग जरूरी नहीं है कि मेरे पास ही हम बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। पोजीशन का मतलब मेरे पास कुछ है वो बोलना है, मेरे पास कुछ है, तो मेरे पास एक कार है या मुझे एक कार है, आप बोल सकते हैं, मेरे पास नहीं मुझे एक कार है ना। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं एक कार रखता हूँ, हैव का मतलब रखना होता है ना, तो मैं एक कार रखता हूँ। देखिए हैव का मतलब रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हम लोग इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो देखिएगा हैव का मतलब रखना, और हम लोग इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ें कि अगर मेन वर्ब है तो ता ती ते हैं से मीनिंग निकलता है ना। तो मैं रखता हूँ क्या, कार। तो मैं रखता हूँ कार, ये पोजीशन की ही तो बात कर रहे हैं, अपने पोजीशन की ही तो बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक कार है, वही तो बात है। ठीक है, तो मुझे एक कार है, मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूँ, ये सब क्या हो गया, एक ही बात हो गया। जैसे लिखा गया है यू हैव अ गर्लफ्रेंड, आपको एक गर्लफ्रेंड है, ये अधिकार या पोजीशन की बात कर रहे हैं, आपको जो है वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव अ गर्लफ्रेंड, तो यहाँ पर देखेंगे यू, उसके बाद यू प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किए हम लोग। आई सिंगुलर है, ये प्लूरल ठीक है, आई के साथ एंड और बाद से फिर आता है बाकी सब ठीक है। तो ये ठीक है, हैव ठीक है। तो यू हैव अ गर्लफ्रेंड, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि आपके पास एक गर्लफ्रेंड है, या आपको एक गर्लफ्रेंड है, या आप एक गर्लफ्रेंड रखते हैं, समझ पा रहे हैं। तो इस तरह का मीनिंग हो सकता है। तो चलिए देखेंगे, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि पोजीशन को दर्शाना है, यानी मेरे पास कुछ है या किसी के पास कुछ है, तो उनको बोलने के लिए हम लोग हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। हैज़ हैव की मदद से पोजीशन दर्शाते हैं, क्या, हैज़ हैव की मदद से पोजीशन दर्शाते हैं। तो जिसके बारे में बोल रहे हैं, मतलब जिसका पोजीशन दर्शाना है, तो पहले उसका नाम लिख लेंगे और उसके बाद हैज़ हैव का प्रयोग कर लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद जिस चीज़ पर पोजीशन दर्शाना उसको लिख देंगे। ठीक है, तो देखेंगे आई हैव अ कार, यू हैव अ गर्लफ्रेंड। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, वो जो आपको बाद में परेशान करेगा, यहाँ पर देखेंगे हैव क्या बोला गया, ये मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब का जब काम करेगा तो उससे हम लोग पोजीशन दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, पोजीशन। हैव जब मेन वर्ब का काम करेगा तो उससे हम लोग पोजीशन दर्शाते हैं। ठीक है, ये पॉजेसिव वर्ड की तरह काम करता है, पोजीशन दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, इससे पोजीशन, अधिकार या संबंध दर्शाते हैं हैव जब मेन वर्ब का काम करता है। लेकिन हैव क्या बोला गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है ना, तो जब हैव ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो देखिएगा ये क्या करता है, परफेक्ट टेंस बनाता है। तब हम लोग देखेंगे हैव के साथ एक मेन वर्ब जुड़ा हुआ रहेगा, वर्ब का तीसरा रूप जुड़ा हुआ रहेगा, और ये क्या करेगा, परफेक्ट टेंस बनाएगा। क्या करेगा, परफेक्ट टेंस बनाएगा। क्या करेगा, परफेक्ट टेंस बनाएगा। यानी हैव जब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा तो हैव के साथ एक मेन वर्ब जुड़ा हुआ रहेगा, और वर्ब का कौन सा रूप रहेगा, तीसरा रूप रहेगा। तो हैव के साथ यदि वर्ब का तीसरा रूप कहीं लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि हैव वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। जाहिर सी बात ये समझना क्या है, अगर कोई मेन हीरो है तो बाकी वो जोकर ही तो हुआ। देखिएगा दो वर्ब आ गया है, दो वर्ब आ गया है और मेन हीरो वहाँ मौजूद है, तो वो जो दूसरा वर्ब होगा वो तो क्या कहलाएगा, वो उसका सहायक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहायक ही कहलाएगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। हैव के साथ जब वर्ब का तीसरा रूप दिखाई देगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब वहाँ हैव कहलाएगा। ठीक है, तो जब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा तो नॉट लेगा, वो नॉट लेगा, नेगेटिव बना देगा सेंटेंस को। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में हम लोग ये स्ट्रक्चर देखेंगे, हैव प्लस वर्ब 3 हम लोगों को दिखाई देगा और वहाँ वो नॉट बना देगा। लेकिन यहाँ देखेंगे हैज़ हैव के मदद से पोजीशन दर्शा रहे, यहाँ खुद ये मेन वर्ब है ना, और मेन वर्ब कभी भी सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बनाता है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर दिखा। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तब हम लोग क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या लाएंगे, जाहिर सी बात है जब हम लोगों के पास मेन वर्ब सिर्फ दिखाई देता है, मेन वर्ब दिखाई देता है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है, तो प्रेजेंट में लोग डू डज का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात, भूल क्यों गए, तो सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, डू या डज यूज करेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब को लिख रहे थे।
है ना। तो डू डज लिखकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो नॉट लिख देंगे, और उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अब नहीं आता है ना। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल लिख रहे थे, नहीं हैव और हैज़ लिख रहे थे ना, हैव और हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल चाहिए। लेकिन अब हम लोग सिंगुलर प्लूरल तो दे दिए ना, अब सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म कौन है, हैव आएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, हैव, आगे जो भी पोजीशन दर्शाना है उसको लिख देंगे, ठीक है। यानी जो जिस चीज़ पर पोजीशन दर्शाना है उस चीज़ को लिख देंगे यहाँ पर। ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा नेगेटिव का। जैसे कि हम लोग बोलेंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, आई, आप देखिए हैव नॉट नहीं लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या लिखेंगे, डू की डज, आई के साथ डू, आई डू, आई डू नॉट, अब देखेंगे क्या, हैव, आई डू नॉट हैव, अब जिस चीज़ पर पोजीशन दर्शाना है यानी कार, आई डू नॉट हैव अ कार, इसका मतलब है कि मेरे पास कार नहीं है, ये हैव के बारे में बताए। समझिए हम लोग पोजीशन दर्शाने के लिए हैव शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या, हैव शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये देखिए हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल। यानी अब समझिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है तो हम लोगों को वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी चाहिए ना, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चाहिए तो हैव का फिफ्थ फॉर्म होता है हैज़, तो हैज़ लिख दिए, ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। यानी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही तो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 वही तो है, सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5, और जिस चीज़ पर पोजीशन दर्शाना है वो लिख देंगे। लेकिन पोजीशन दर्शाने के लिए हैज़ हैव का प्रयोग किया जाता है, मतलब हैव वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बस हम लोग यहाँ हैव देख रहे हैं और कोई बात नहीं है ना। जैसे हम लोग खेलने की बात कर रहे थे तो प्ले लिख देते, प्लेज लिख देते, हम लोग दौड़ने की बात कर रहे तो रन और रन्स लिख देते सिंगुलर प्लूरल, हम लोग जाने की बात करें तो गो गोज लिख देते सिंगुलर प्लूरल। यहाँ हम लोग किसी चीज़ पे अधिकार और संबंध की बात कर रहे हैं, अधिकार दर्शाने की बात कर रहे हैं तो पोजीशन दर्शाने के लिए हैव शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हैव और हैज़ लिखे सिंगुलर प्लूरल, है ना, बस यही चीज़ है। जैसे यहाँ खेलना लिखना था तो प्ले प्लेज लिखते सिंगुलर प्लूरल, है ना। उसी तरह हैव वाला क्या लिखे कि हैव और हैज़ लिख दे सिंगुलर और प्लूरल। तो अब समझिए सब्जेक्ट चूंकि हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है तो हैव भी लिखना था, और अगर सिंगुलर आ जाएगा तो हैज़ भी लिखना पड़ेगा ना, हैव ही तो सब जगह नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अब नेगेटिव जब बनाते हैं तो हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू डज लिख दिए, तो सब्जेक्ट को तो सिंगुलर प्लूरल दे दिए, तो सिंगुलर प्लूरल दे दिए, तो अब सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग लिखते थे ना, वर्ब का अगर एस लिखते थे तो गलत हो जाता था, तो अब यहाँ पर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को ही तो लिखेंगे, इसको ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे। यानी यहाँ अब हैज़ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हैज़ नहीं लिखेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। तो सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर तो उसको हम लोग यहाँ दे ही दे रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, समझ रहे हैं ये चीज़। जैसे इसी को हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू, अब हैव अ गर्लफ्रेंड लिखा गया तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट हैव अ गर्लफ्रेंड, समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और लिख के समझा देते हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे लिखा गया है ही के साथ हम लोगों को क्या चाहिए, हैव की हैज़, हैज़, तो देखेंगे ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है ये बोला गया, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर हम लोग को चाहिए ना हैज़। लेकिन अब देखिए इसको नेगेटिव बनाते हैं तो ही के साथ हम लोग डू डज क्या चाहिए, डज, तो हो जाएगा ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब देखिए ही चूंकि था तो ही के साथ हैज़ दे रहे थे ना, तो यहाँ पर हैज़ लिख देंगे, हैज़ अ बुक, ही डज नॉट हैज़ अ बुक, तो सही होगा। अब सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो उसको सिंगुलर वर्ब हम लोग दे दिए यहाँ, तो हम लोग को यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यानी इसका मूल रूप सिर्फ आएगा यहाँ हैव आएगा, समझ गए, यही चीज़ बोला गया। तो ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर कर देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर कर देना पड़ता है, तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। इसको पोजीशन वाला सेंटेंस को एक बार लिख लेंगे।